एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल VRV एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे वो टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था और उसके जो कुछ क्वेश्चंस, पहली बात तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो मैंने टॉपिक के बीच में ही करवा दिए हैं। वो शानदार शानदार क्वेश्चन करवा दिए थे। फिर भी कुछ और अच्छे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे वो क्वेश्चन मैंने आज PDF डाल दी है। उसकी PDF हमने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल दी थी और जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप पे भी हमने डाल दी थी। फिर भी यदि कोई स्टूडेंट रह गया हो तो हमारा जो नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस पर जाकर के वो PDF चेक कर सकता है। 15-16 क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, उन्हें करके देखिएगा, खुद का आकलन कीजिएगा। ओके। और यदि किसी स्टूडेंट को PDF नहीं मिल पा रही है, टेलीग्राम से नहीं जा पा रहे हैं, या फिर जिनके पास मेरे पर्सनल नंबर हैं, वो स्टूडेंट मुझे मैसेज कर दे, मैं उनके पास में सेंड कर दूंगा। ठीक है। आज जो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे उसी का कुछ आगे का पोर्शन पढ़ते हैं। और जो अगला टॉपिक आता है हमारा, वो अगला टॉपिक आता है मोनोटोनिसिटी, मतलब एकदिष्टता। एकदिष्टता जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मोनोटोनिसिटी। ठीक है। मतलब क्या है समझिएगा। देखो, एकदिष्टता, एकदिष्टता का मतलब क्या है? एक ही दिशा में। ठीक है। एक ही दिशा में मतलब क्या है? या तो आप एक दिशा में बढ़ो या एक ही दिशा में क्या हो, कम हो। मतलब क्या है कि आप एक दिशा में या तो बढ़ते जाओ या एक दिशा में क्या, कम होते जाओ। और आपने क्लियरली नाम सुन रखा होगा, एक दिष्ट ह्रासमान, एक दिष्ट वर्धमान। तो जो मैं पहला बात आता है, देखिएगा कि आपके पास फंक्शंस में वैल्यू पुट करते जा रहे हो, तो यदि आपके पास में या तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी या फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक है। तो आपके पास में या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। जब बढ़ता है तो हम उन्हें कहते हैं एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। पहले बात करता हूँ, सॉरी सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इसका पार्ट आता है एक दिष्ट वर्धमान फलन। ओके। और फलन का मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है मोनोटोनिक, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है। क्या मतलब है इसका? एक डेफिनेशन के थ्रू समझिएगा इसे। इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो आपके पास में कोई फंक्शन है और वो फंक्शन कौन सा दे दिया, f(x). ठीक है। मैंने पहले भी कहा वर्धमान का मतलब इंक्रीज, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ना। और कब बढ़े? यदि सपोज करो आपके पास में x1 आ गया, x1 के बाद में हमारे पास में x2, मतलब जो फंक्शन दिया गया है उसके डोमेन के मैं पॉइंट ले रहा हूं x1, x2, x3 ऐसे। ठीक है। और इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है कि x1 से बड़ा है x2, x2 से बड़ा है x3। यदि ऐसे हमारे पास डोमेन में वैल्यू बढ़ती जाती है तो हमारे पास में जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी बढ़ जाए इन पॉइंट्स पे, तो हमारे पास में जो ऐसा फंक्शन होता है वो फंक्शन हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ओके। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बात समझ में आ गई? या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज करो कि हमारे पास में फंक्शन जो डोमेन में पॉइंट्स हैं वो घटते जा रहे हैं। वो क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं ऐसे कुछ। ठीक है। तो हमारे पास में किसकी वैल्यू घटती चली जाए, फंक्शंस के मान की भी। यदि डोमेन के पॉइंट्स के वैल्यू है वो घटती जा रही है, तो यदि जैसे ही मैं ये फंक्शन में पुट करूंगा तो मेरे पास फंक्शंस की जो वैल्यू है वो भी कैसी होती चली जाएगी, घटती हुई चली जाएगी। मतलब क्या है, f(x1) और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। किससे, f(x2) से। इसकी वैल्यू भी छोटी हो जाएगी, किससे, f(x3) से। मतलब क्या है, समझ पा रहे होंगे। यदि अगर हमारे पास डोमेन के जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है तो जैसे ही उनको फंक्शन में पुट करेंगे तो वो वैल्यू भी क्या होती जा रही है, या तो बराबर है या बड़ी है, अगले वाली या बराबर है या बड़ी है, ऐसे चलता जा रहा है। यदि बात करता हूँ, यदि डोमेन में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनका मान यदि मैं कम रखता जाता हूँ तो मेरे पास फंक्शंस की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो फंक्शन कैसा कहलाता है हमारे पास, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो, जैसे मैं एक उदाहरण से
से बात करता हूँ आपके पास में, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, समझ लेना इस चीज़ को, बस यहीं से हमारे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने लिया एक एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल लिया कुछ ऐसा, ठीक है। ये कौन सा एक्स है, वाई, ये कौन सा एक्स है, एक्स, ठीक है। और हमारे पास में ये जो ग्राफ बन रहा है, ये बन रहा है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का। इस बात को समझ लेना बस अच्छे से, ठीक है, फिर सारा क्लियर हो जाएगा। देखो सपोज करो कि मेरे पास एक इंटरवल दे रखा है, वो इंटरवल दे रखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इस इंटरवल में बहुत सारे डोमेन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, जरूरी। रियल लाइन दे रखी है, रियल लाइन पे कहीं भी दो नंबर्स के बीच में इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो वही चीज़ है कि इनके बीच में भी कितने नंबर्स होंगे, बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो मैंने क्या कहा कि सपोज करो यहाँ पर x1 माना, तो x1 के ऊपर वैल्यू कौन सी दे रही है, ये वाली वैल्यू। x2 माना, x2 पे वैल्यू ये, x3 माना, x3 पे वैल्यू ये, ठीक है। तो देखो जैसे रियल लाइन रियल एक्सिस पे कहाँ बढ़ता जाते हैं, इधर चलते हैं, तो इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो जैसे ही ये रखा तो मान ये आया, ये रखा तो मान ये आया, ये, तो वैल्यू क्या होती जा रही है, y की बढ़ती जा रही है, और y किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो जैसे जैसे x1 x2 x3 बढ़ता जा रहा है, तो वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। या फिर देखो सपोज करो कि मेरे पास में यहाँ पर x4 मान लिया मैंने, यहाँ पर x5 मान लिया, x4 और x5, x4 से x5 तो बढ़ रहा है, देखो x4 से x5 तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर मान क्या आ रहा है, देखो इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, fx4 और fx5 का मान बराबर है, तो भी फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट्स को। या फिर देखिएगा, अब कहोगे सर ये ऊपर वाली बात तो समझ में आ गई है, नीचे वाली नहीं समझ में आई। नीचे वाले में देखो फंक्शन की वैल्यू घटती जाए, जैसे x फंक्शन में जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उनका मान यदि घटता जाए डोमेन में, सपोज करो मैंने ये x1 मान लिया, ये x2 मान लिया, ये x3 मान लिया, ये x4 मान लिया, ये x5 मान लिया, भाई इधर से इधर तक जा रहे हैं तो वैल्यू कम होती जा रही है, बिल्कुल वैल्यू क्या होती जा रही है, जैसे ये बड़ा है ये छोटा है, तो वैल्यू इधर से इधर जा रहे हैं तो छोटी होती जा रही है। तो फंक्शन का मान देखो या तो छोटा मिलेगा, x1 का मान या तो बड़ा मिलेगा या क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो इन दोनों का मान तो क्या है, बराबर है, तीनों का ही मान लगभग बराबर सा दिख रहा है, ठीक है। यदि 4 की बात करूंगा तो देखो 4 का मान कम हो गया, 5 की बात करूंगा तो और भी कम हो गया। मतलब क्या है, यदि अपने पास यहाँ पर x1 x2 x3 का मान बढ़ता जा रहा है तो फंक्शंस की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। यदि x1 x2 x3 का मान घटता जा रहा है तो जो फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद में भी हमारे पास वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो हमारे पास में, सॉरी ये साइन गलत लगा दिया मैंने, तो हमारे पास में यदि ऐसा आ जाता है तो मेरे पास में ये जो फंक्शन होता है ये कैसा फंक्शन कहलाता है, एक दिष्ट वर्धमान फलन कहलाता है। मतलब क्या हुआ, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। इतनी बात को समझ में आ गई। अब जो काम की चीज़ है वो सुनो, देखिएगा अब हमारे पास में ये बना लेना सभी, ये क्या है भाई, ये पॉइंट हो गया अपने पास में ये वाला, ये एक्स एक्सिस के समांतर है या नहीं है, बिल्कुल समांतर है। अब यदि मैं इसके ऊपर स्लोप फाइंड आउट करता हूँ, एक इस पर से एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर यदि मैं कोई स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो क्या वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के समांतर आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहले इस बात का ध्यान दो, क्या वो एक्स एक्सिस के समांतर आएगी कि नहीं आएगी। जब एक्स एक्सिस के समांतर आएगी तो जो dy बाई डी एक्स है, मतलब उसकी जो स्लोप आएगी वो स्लोप 0 के बराबर आएगी या नहीं आएगी। अरे हाँ या ना, 0 के बराबर आ जाएगी। और देखो इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, y का मान क्या है, एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या है, dx। क्या इसको मैं ऐसा नहीं सकता, एफ डैश एक्स। अरे हाँ या ना, तो हमारे पास में एफ डैश एक्स का मान क्या आ गया, कुछ ऐसा आ गया। अब देखिए एफ डैश एक्स का मान कुछ और नहीं, किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो जब हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होने की एक कंडीशन तो किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। दूसरी कंडीशन देखो, यदि यहाँ का कोई पॉइंट लोगे या यहाँ का कोई भी पॉइंट लोगे या यहाँ का कोई भी पॉइंट लोगे, यहाँ का कोई भी पॉइंट लोगे, यदि यहाँ के आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो मेरे को ये बताओ क्या 90 से ज़्यादा डिग्री का कोण बनेगा क्या,
90 से अबोव कौन बनेगा, क्या नहीं बनेगा। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जब tan में, क्यों tan क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो मैंने बताया था tan साइन जो एंगल होता है वही आपके पास में उसकी स्लोप होती है। तो जो एंगल जब हमारे पास में 90 से अबोव नहीं बन रहा है तो जो मान होता है वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। भाई 0 से 90 के बीच में जो tan होता है वो हमेशा कैसा मान देता है, पॉजिटिव मान देता है। तो हमारे पास में जो स्लोप आएगी इन सब की जो स्लोप आएगी, कोई भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करोगे उनकी जो स्लोप आएगी, और स्लोप कौन सी, dy/dx। तो ये जो dy/dx होगी, क्या ये 0 से बड़ी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल बड़ी होगी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी तो यहाँ पर तो 0 से बड़ी आएगी, यहाँ से यहाँ तक 0 के बराबर आएगी, यहाँ से यहाँ तक 0 क्या जाएगी, बराबर आएगी। अब इस कंडीशन को, एक तो इसको भी मैं वापस से लिख सकता हूँ f'(x), तो जो f'(x) है इसकी वैल्यू बड़ी होगी कि नहीं 0 से, अरे हाँ या ना। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। सपोज करो मैंने इसका नाम दे दिया समीकरण 1, समीकरण इसका नाम दे दिया 2, ओके। अब समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्या मैं समीकरण 1 व 2 से ऐसा नहीं सकता क्या कि मेरे पास में f'(x) है, इसकी वैल्यू बड़ी अथवा बराबर, देखो कंबाइंड रूप से लिखेंगे तो बड़ी भी हो जाएगी अथवा बराबर हो जाएगी किसके, 0 के। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है। कब ध्यान रखना है, x क्या है, x यहाँ से यहाँ तक इंटरवल दे रखा हो तो हमारे पास में जब फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा तो हमारे पास में वैल्यू कैसी आ जाएगी, f'(x) की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आएगा कि नहीं आएगा, इतना याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए, ठीक है। वह क्या x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बात करता हूँ, देखिएगा, ये तो हो गया एकदिष्ट वर्धमान। आपने नाम सुना होगा निरंतर एकदिष्ट वर्धमान, मतलब क्या हो, आपको इसके नीचे लिखना स्टार्ट करना है निरंतर, इसी का टाइप है निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। देखिए यहां पर तो इक्वल टू आ रहा था, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या, निरंतर बढ़ता रहना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसे कर्व के रूप में बनेगा तो बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, ठीक है। हमारे पास में क्या नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। इतनी बात आ गई सभी को समझ में। तो देखिएगा, जैसे मैं कोई भी ग्राफ लेता हूं, ठीक है, ये जो है y=e⁻x का कोई ग्राफ बना रहा हूं और वो कैसा होता है हमारे पास, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिएगा, ये x है और ये कौन सा x है, y(x) है। अरे हाँ या ना, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। अब यदि मैं बात करता हूं तो मेरे को देखो, इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट लो, ये देखो कहीं बराबर आ रहा है कि 2 पॉइंट रखेंगे तो बराबर, पहले तो ये चेक करो क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या नहीं है। बिल्कुल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, क्यों, क्योंकि कहीं भी 2 वैल्यू रख रहे हो तो आपके पास में बराबर मान नहीं आ रहे हैं, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग तो है ही है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करोगे तो उसकी स्लोप हमेशा और हमेशा क्या, 0। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई स्लोप आ जाती है तो 0 के बराबर होती है। इनका इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट की स्लोप आएगी वो इक्वल टू आएगी क्या, 0 के, कभी भी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इसके समांतर कोई लाइन, पैरेलल कोई भी लाइन नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपके पास स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन दिया गया हो तो उसका जो टेंजेंट की स्लोप, देखिएगा अब मैं डायरेक्ट f'(x) लिख रहा हूं, ये क्या है, dy/dx है और y की जगह क्या है, f(x) है। इसकी वैल्यू हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या रहेगी, 0 रहेगी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। रख लोगे या नहीं रख लोगे,
तो मैंने क्या बताया है, 2 चीज़ें बताई हैं, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। इसी प्रकार मैं बात करना चाहूँगा किसकी, एकदिष्ट ह्रासमान फलन की। किसकी बात करना चाहूँगा, एकदिष्ट ह्रासमान फलन। ये तो हमने बढ़ते हुए की बात कर ली, अब घटते हुए की बात करेंगे। ओके, ठीक है। तो देखिए एकदिष्ट ह्रासमान की बात करते हैं हम। देखो एकदिष्ट जो वर्तमान है वो सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ अगला एकदिष्ट, जो हमारे पास वर्तमान के लिए बात की है तो वैल्यू बढ़ती गई है, ह्रासमान के लिए करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे इसी में मैं थोड़ा इंटरचेंज कर देता हूँ, जबकि आपको यहाँ से नीचे क्लियरली लिखना है, ठीक है। क्यों, जैसे आपने नोटबुक में ये उतार लिया, उसके बाद में अगला टॉपिक डालना है और वो हो जाएगा इसका सेकेंड पार्ट, एकदिष्ट ह्रासमान फलन। एकदिष्ट क्या हो जाएगा, ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन मतलब क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और हमारे पास अब देखिएगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, ये देखिएगा। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन में ये होता है, यदि अगर इसकी वैल्यू क्या होती जाए, बढ़ती जाए, क्या होती जाए, x1 से बड़ा हो जाए x2, x2 से बड़ा हो जाए x3, यदि इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है तो फंक्शंस में जो वैल्यू पुट आएगी, फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास में क्या हो जाना चाहिए, उल्टा हो जाना चाहिए, मतलब छोटा आ जाएगा। समझाएंगे अभी कैसे। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा, बात समझ में या नहीं है, ये हो जाएगा। सेम एज यदि यहाँ पर मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो यहाँ पर मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो यहाँ पर मान क्या होता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए। तो यहाँ पर मान क्या होता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए। तो ये जो फंक्शन बन जाएगा, ये कैसा फंक्शन बनेगा हमारे पास में, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो हमारे पास में देखो एफ ऑफ एक्स की ऐसी डेफिनेशन। अब देखिए ग्राफ पे आ जाओ। यदि मैं ग्राफ पे आता हूँ तो मेरे पास में जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन में कुछ ऐसा देता हूँ, देखिएगा। आपको वापस बनाना है सारा, कि हमारे पास में जैसे ये समझना है एक बार के लिए वापस से। अब देखो, यदि अगर मेरे पास मैंने यहाँ पर x1 माना, यहाँ पे x2 माना, यहाँ पे x3 माना, यहाँ पे x4, यहाँ पे x5, तो इसका मान तो बढ़ता गया कि नहीं बढ़ता गया भाई, x1 से बड़ा है, x2 से बड़ा है x3, x3 से बड़ा है x4, x4 से बड़ा है x5, ऐसे ही वैल्यू बढ़ती जाएंगी। तो ऐसा तो हो गया। अब देखिए x1 पे तो मान y यहाँ पर मान दे रहा है भाई, ठीक है, x2 पे मान यहाँ पे दे रहा है, x3 पे मान यहाँ पे दे रहा है, x4 पे मान यहाँ पे दे रहा है, x5 पे मान यहाँ पे दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो हमारे पास में फंक्शंस इसकी मान तो x1, x2, x3, x4, x5 तो बढ़ते जा रहे हैं, जबकि जो फंक्शंस की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास में देखो डिक्रीज हो रही है या फिर क्या है, बराबर आ रही है। तो देखो मैंने इक्वल टू का भी साइन लिया है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये हो गया। या फिर आप ये देखो कि x1, x2, x3, अब मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। यदि ये तो इस वाले के लिए हो गया, यदि मैं नीचे वाले की बात करूँ, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया, ये x5 हो गया। तो देखिए जैसे जैसे इसका मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, कि भाई इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, भाई छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमारे पास में जो फंक्शंस की वैल्यू क्या है, वो बढ़ती रहनी चाहिए या फिर बराबर रहनी चाहिए। तो स्टार्टिंग के जो 3 मान हैं उनमें तो बराबर हैं, जबकि x4 पे वैल्यू क्या दे रहा है, वह मान तो अपने पास में x4 क्या है, बड़ा है, लेकिन वैल्यू छोटी दे रहा है किसकी तुलना में, x5 की। x5 पे मान कहाँ दे रहा है, यहाँ पे, तो x5 का मान बड़ा दे रहा है जबकि वैल्यू x4 से छोटी है। तो हमारे पास में यदि ये वैल्यू घटती जाती है तो ये क्या होता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए। ऐसे जो हमारे पास में फंक्शन आते हैं वो किस में होते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में। अब देखिए यहाँ पर चेंज करते हैं, वही चीज़ है, यदि बराबर आ रहा है तो स्लोप किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। अरे टेंजेंट की जो स्लोप आएगी, यदि यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट लोगे, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करोगे तो इस एक्सिस के क्या आ जाएगी, पैरेलल आती है, तो टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, 0। वही कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब देखिए, अब ऐसे डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमारे पास में जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो यहाँ तो 90 है, अब ऐसे एंगल बनेगा, ऐसे कैसे, ऐसे चलता जाएगा एंगल, पहले यहाँ था फिर ये फिर ये फिर ये ऐसा। तो जो चेंजेज होगा वो चेंजेज कैसा हो जाएगा कि यहाँ पर तो वैल्यू जैसे ही ज़्यादा बनेगा तो 90 से अबव, जैसे ही मैं 90 से अबव लेके जाऊँगा तो मेरे पास में जो फंक्शन वैल्यू देगा
सॉरी जो 10 वैल्यू देगा वो 10 कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव वैल्यू देगा तो ये 0 से बड़ी नहीं, 0 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, 0 से छोटी हो जाएगी। देखिएगा, ऐसा मत कर देना कि कहीं ये मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा चेंजेज कर रहा हूँ और आप उसमें क्या कर दो कि भाई ग्राफ तो ये हो गया और डेरिवेशन उससे पहले चेंजेज नहीं की, उससे पहले कहीं स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ऐसा नहीं है, हमने पहले क्या किया है, ये इनको चेंजेज कर रहे हैं धीरे धीरे, तो हाँ ऐसा चेंजेज कर दिया। अब देखिएगा, अब हमारे पास ये हो गया। अब समीकरण 1 और 2 का यूज करो तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। वापस से वही रिजल्ट आ गया। ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब आगे चलते हैं, निरंतर एकदिष्टता पे चलते हैं। ओके, देखिएगा, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन के लिए हमने ऐसा पढ़ लिया, कोई समस्या नहीं है। आगे पढ़ते हैं अब निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान फलन। क्या पढ़ते हैं, निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान फलन। जैसे ही ह्रासमान लिखूंगा तो मतलब मेरे पास में ग्राफ बनेगा वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, डिक्रीजिंग की। अब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। क्यों, देखिएगा, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक आप चलते जाओगे, फंक्शंस की जो डोमेन में एक्स की वैल्यू वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे ही उसे फंक्शन में पुट करोगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्या इक्वल टू वाली कंडीशन है, क्या नहीं है। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया। आगे आ जाओ। अब स्लोप की बात करता हूं तो स्लोप देखो, यहां पर 90 जैसे ही बड़ा हुआ तो मेरे पास में क्या हो जाएगा एंगल, देखो उससे छोटा हो रहा था तो tan 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू देता है वो हमेशा नेगेटिव देता है, सॉरी पॉजिटिव देता है। जैसे ही 90 से अबोव करोगे तो वैल्यू कैसे देगा, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो टेंजेंट की स्लोप आएगी वो हमेशा क्या आएगी, ऐसी आएगी कुछ। क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई, तो आपको ये चारों जो रिजल्ट हैं वो याद रखने हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं मैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं हम, देखिएगा। देखो, नोट डालो आगे और लिखो आप, 2 नोट डाल लो और इसे आपको याद भी रखना है। ओके, नोट डालो। पहला, फलन एफ ऑफ एक्स, फलन एफ ऑफ एक्स किसी बिंदु ए पर एक दिष्ट वर्धमान है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एफ डैश ए होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी। अब आप सोच रहे होंगे सर निरंतर भी नहीं लिखा, फिर भी ये देखो पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, और क्या कर रहा हूँ, एक दिष्ट ह्रासमान है, एक दिष्ट ह्रासमान है। कब, यदि एफ डैश ए है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, छोटी हो जाए 0 से। इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड लिखिएगा, देखो, फलन एफ ऑफ एक्स किसी अंतराल, किसकी बात कर रहा हूं, अंतराल, इंटरवल की बात कर रहा हूं, ए टू बी में, ठीक है। ए टू बी में क्या होगा, एक दिष्ट वर्धमान होगा, ठीक है। समझना है दोनों चीजों को, एक दिष्ट वर्धमान है कब, यदि आपके पास में एफ डैश ए है, सॉरी एफ डैश एक्स है, और जो एक्स वेरी कर जाएगा कहाँ से कहाँ तक, जो एक्स होगा वो एक्स वेरी कर जाए कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल ए टू बी में। ओके, सेम एज कह रहा हूँ, क्या है, एक दिष्ट ह्रासमान है, एक दिष्ट क्या है, ह्रासमान है। वही चीज़ जो समझाई वही चीज़ है अपने पास में। तो हमारे पास में जो एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ए टू बी। इतनी बात समझ में आ गई सभी को।
अब यदि कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, जो फंक्शन हो वो इस इंटरवल में कांस्टेंट हो, जब कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का मतलब क्या है, अचर चलता जाएगा, मतलब ऐसे चलता जाएगा अचर, ऐसा चलेगा तो स्लोप जो आएगी वो एक्स एक्सिस की कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगी। भाई ये आया तो एक्स एक्सिस भी तो ऐसी होती है, और जब यदि अगर क्या होगा, इससे कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगी स्लोप टेंजेंट की, कोई भी पॉइंट लोगे उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करोगे तो इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल, और पैरेलल आएगी तो जो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते हो तो उसके अपने पास में जो स्लोप आती है वो क्या आती है हमारे पास में, जीरो आती है, क्योंकि टेन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारे पास में यदि अचर है, यदि क्या है, अचर है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कब, जब वही बात है कि एक्स बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में। ये बात मेरे हिसाब से शायद सभी को समझ में आ गई होगी, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखने लायक है और ध्यान रखनी भी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इंटरवल में इसमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, एक चीज़ और समझो, आगे आपको लिखना है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और वो एग्जाम्पल ले लिया मैंने साइन एक्स का। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और वो मैंने ले लिया y बराबर साइन एक्स। वाई मतलब क्या है, फंक्शन, ये हो गया, ये हो गया। अब साइन एक्स का फंक्शन कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा, और इधर भी इनफाइनाइट तक चलता जाता है, ऐसा ही होता है। अब देखिएगा, अब फंक्शन यहाँ से और यहाँ के बीच तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक, क्या यहाँ से यहाँ तक भी फंक्शन देखो, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और यहाँ तक बढ़ती जा रही है, कहाँ से कहाँ तक, देखो जीरो से पाई बाई टू के बीच में भी। जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे तो देखो फंक्शन की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती जा रही है। तो यदि कंप्लीट इंटरवल दे दे, कहाँ से कहाँ तक, यदि कह दे कि साइन एक्स है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप कह दोगे कि कहीं तो वैल्यू घट रही है, कहीं वैल्यू बढ़ रही है, मतलब क्या है, ऑसिलेट कर रहा है, दोलन कर रहा है। जब दोलन करेगा तो अपने पास में क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कह सकते हैं क्या, नहीं। ऐसे जो फंक्शन कहते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉट मोनोटोनिक फंक्शन। नॉट मोनोटोनिक फंक्शन मतलब क्या है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। बात समझ में आ गई। तो ऐसा फंक्शन होगा वो ना तो वर्धमान होगा और ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान। बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, ऐसा फंक्शन क्या होता है, ना तो वर्धमान होता है और ना ही क्या होता है, ह्रासमान होता है। यदि इंटरवल दे दे, सपोज करो कि अब हमारे पास में जो x को बाउंड कर दे और x को कह दे जो x बिलोंग करेगा वो करेगा क्लोज इंटरवल 0 to π/2। अब बताओ कि ये वाला जो फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। देखिएगा, जब 0 से π/2 चलोगे तो मतलब यहां से यहां तक बढ़ोगे तो हमारे पास में फंक्शन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भाई इधर जैसे x1 x2 x3 बढ़ते जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास में जो फंक्शन आ रहा है वो फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो इस इंटरवल की यदि मैं बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। यदि इंटरवल को बाउंड कर देगा तो ऐसा हो जाएगा, यदि बाउंड नहीं करता है तो हमारे पास में ये हो जाएगा। ठीक है, ये सभी ने लिख दिया होगा। एक बार मैं और लिख देता हूं कि हमारे पास यदि y बराबर साइन एक्स, जहां जो x बिलोंग कर रहा है 0 से क्या π/2, तो जो फंक्शन है फलन y क्या होगा, एक दिष्ट, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक दिष्ट वर्धमान फलन है। बात समझ में या नहीं है। तो इतना आपको याद रखना है। ओके, देखिएगा, अब हमारे पास में डायरेक्ट मैं बात करूंगा फंक्शन की। ठीक है, और अब केवल जो बात करना बाकी रहेगी वो है अचर हो, मतलब क्या, जब f डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए तो कैसे हम काम करेंगे उस चीज को अपन देखते हैं। ओके, देखिएगा, देखो अचर वाली बात करते हैं। जब क्या हो जाए मेरे पास f डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0, यही चीज़ है। जब क्या हो, अचर हो, तो इसे हम कह देते हैं क्रांतिक बिंदु। क्रिटिकल पॉइंट। देखिए, क्रांतिक ताप आपने पढ़ा होगा और हमारे सुभाष जी के जो चेले हैं वो देख रहे होंगे तो वो ज़रूर
याद रखते होंगे कि क्रांतिक बिंदु होता क्या है। बता देता हूँ, सुभाष जी हुआ करते थे हमारे एक जूलॉजी के, तो वो जूलॉजी में कहीं क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम आ गया, तो बच्चों ने पूछ लिया कि सर ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जो क्रांति हुई थी 1857 में, उस समय जो योद्धा थे वो आपस में एक दूसरे को मारने काटने लग गए, और जैसे ही मारने काटने लगे तो उस टाइम वहाँ के माहौल से गर्मजोशी से टेम्परेचर बढ़ गया। तो उस टाइम का जो तापमान था वो क्रांतिक तापमान था, मतलब क्रांतिक ताप था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सुभाष जी की डेफिनेशन थी। अपने पास यहाँ पर चल रहा है क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है देखिएगा। क्रिटिकल पॉइंट का मान, क्रिटिकल पॉइंट होता ये है जब एफ डैश एक्स क्या आ जाए 0। ठीक है, अब एफ डैश एक्स 0 कहाँ पर आ रहा होगा, ये देखो, ये लो, जैसे मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था ऐसा, ये बना नहीं है, केवल समझने के लिए है। यहाँ पर तो आपके पास में फंक्शन इंक्रीजिंग है, बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसमें जो चेंजेज आ रहा है वो चेंजेज क्या हो गया 0। 0 का मतलब क्या, एफ डैश एक्स क्या हो गया 0। जब ये एफ डैश एक्स 0 हो गया, उसके बाद में ये फंक्शन कैसा होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास में यहाँ पर रेट ऑफ चेंज है, ये जो रेट ऑफ चेंज है एक्स से कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या आ गई 0। तो जो ऐसा पॉइंट होता है उसे क्या पॉइंट कहते, कौन सा पॉइंट कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट और कौन सा है, ये वाला। साइन का नीचे चलते जाएंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आप फाइंड आउट कर लोगे, मतलब जहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। ओके, देखिएगा, वह बिंदु, डेफिनेशन लिख लो आप, वह बिंदु जहां पर परिवर्तन की दर मतलब रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर शून्य हो क्रांतिक बिंदु कहलाता है, क्रांतिक बिंदु कहलाता है। याद रखना है आपको, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूज आएगा इसका, यहीं से क्वेश्चन उठ करके आते हैं। ठीक है, देखो, जैसे मेरे पास में कोई फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कुछ भी लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, मैंने ऐसा लिख दिया। ओके, का क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु का मतलब क्या है, क्रांतिक बिंदु का मतलब वो है रेट ऑफ चेंज क्या हो 0 हो, क्रांतिक बिंदु है। या फिर जब यदि ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो एक्स एक्सिस के क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिएगा सॉल्यूशन, देखो, जैसे ही आप इसका क्या करोगे एफ डैश, जैसे ही डैश लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट देखता हूं मैं, तो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्रिटिकल पॉइंट कब फाइंड आउट होता है, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो 0। तो एफ डैश एक्स का मान क्या आ रहा है आपके पास 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जो x का मान आ जाएगा वो x का मान आ जाएगा 5/2। तो जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया वो कौन सा आ गया अपने पास में, ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यदि इसका जैसा भी ग्राफ बनेगा, अब आपको ये ध्यान रखना है कि 5/2 क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब वहाँ रेट ऑफ चेंज क्या हो रही है, रेट ऑफ चेंज है एक्स से कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या हो रही है, बदल रही है। मतलब इससे पहले हो सकता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, इसके बाद मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाए, हो सकता है कि इससे पहले मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, बाद में क्या हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, इन्हीं से जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वहीं से हम पहचानते हैं। ठीक है, तो हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वो देखते हैं, देखिएगा आपके पास में। देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है आपके पास में, कुछ ऐसा लिखा गया है, अंतराल जिसमें फलन कुछ ऐसा दिया गया है, एकदिष्ट वर्धमान है होगा, मतलब कौन से इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये अपने पास में क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। ओके, देखिएगा, ऑप्शन मैंने 2 लिखे हैं, एक तो ये लिखे हैं और एक ये लिखे हैं। ठीक है, अब बता देता हूं ये दोनों ऑप्शन अलग अलग क्यों लिखे, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन अलग अलग। ये वाले जो ऑप्शन दिए गए थे ये हमारे पास आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, 2010 में का जो नोटिफिकेशन था, 2011 में जो वैकेंसी पूरी हुई थी उसका था। ठीक है, ये कौन सा है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था
और ये हमारे पास में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो 2011 वाली वैकेंसी थी, जो 2012 में पेपर रिजल्ट आए वो वाली अपने पास में था, उसमें ऐसे ऑप्शन दे रखे थे और इसमें ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन वही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और 2 बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि इस बार भी सेकंड ग्रेड वापस से रिपीट हो जाए। तो देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि क्रिटिकल पॉइंट ऐसी जगह है जहां पर हो सकता है फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीज भी हो जाए, हो सकता है कि उस पॉइंट के बाद मोनोटोनिक डिक्रीज भी हो जाए। तो आपको सबसे पहले जो अपने पास में मोनोटोनिक जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो फाइंड आउट करना है। देखिएगा एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपके पास, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। ओके, अब क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, तो एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, यदि एक्स स्क्वायर को छोड़ते हो तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स। यदि आप ई की पावर माइनस एक्स को छोड़ते हो तो इसका क्या हो जाएगा, 2x, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो अपने पास में फंक्शन निकल करके आया कौन सा, एफ डैश एक्स, ये क्या निकल करके आया, ये हमारे पास में देखो यहाँ x है, x को बाहर ले लेता हूँ, e की पावर माइनस एक्स है, इसे बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास में निकल करके आ रहा है e की पावर माइनस एक्स, और ये हमने x को बाहर ले लिया तो ये निकल रहा है 2 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू तो क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को किसके बराबर लेते हैं, 0 के बराबर लेते हैं। तो अब आप इसे 0 के बराबर लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, e की पावर माइनस एक्स और क्या है x और क्या 2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। e की पावर माइनस एक्स कभी भी 0 हो नहीं सकता, तो सिंस जो अपने पास में e की पावर माइनस एक्स है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो 0 के बराबर होगा कौन, x 2 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा जो x के मान आए वो 0 और क्या आ गए 2। ऑप्शन में जाओ, यदि आप ऐसी प्रोसेस नहीं भी करते हो तो आपको देखो प्रोसेस, ये तो बेसिक तरीका है, आपको ऑप्शन में देखते ही समझ जाना चाहिए कि जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, या तो देखो इनफाइनाइट तो क्रिटिकल पॉइंट के फॉर्म में आएंगे नहीं, कौन से, या तो 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, -2 आ रहा है, तब इन्हीं में से देखो कोई ना कोई दिख रहा है। यहाँ पर तो -2 है ही नहीं, तो क्लियरली आपको पता लग जाना चाहिए 0 और 2 है वो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो आपके पास में 0 और 2 क्या हो गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब देखना है कि कौन से इंटरवल में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और कौन से, हाँ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो वो देखते हैं। देखिएगा कैसे करते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या, मैंने बताया किसी भी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करते हैं फलन एफ ऑफ एक्स एक दिष्ट वर्धमान होगा, एक दिष्ट वर्धमान होगा। पॉइंट की बात कर रहे हैं, कौन से पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो देखिए, एक दिष्ट वर्धमान होगा यदि, कब, जब आपके पास में इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, 0 से। ठीक है, तो इसके लिए आप जानते होंगे एक तरीका, इंटरवल फिक्स नहीं कर रखा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो ये पॉइंट मान लिया मैंने कोई भी माइनस इनफाइनाइट, आगे चलता जाएगा, और ये मान लिया इनफाइनाइट। ओके, आगे आ जाओ। जैसे ही आप क्या करोगे, अब क्रिटिकल पॉइंट 0 और 2 है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हो गया, 0, और ये कौन सा हो गया 2, हुआ कि नहीं हुआ। अब कुछ भी नहीं करना, आपको देख लेना है कि कौन सा इंटरवल पॉजिटिव दे रहा है, कौन सा नेगेटिव मान देगा इस इंटरवल में, ये किसका क्रिटिकल पॉइंट वाला, डैश वाले का। तो देखिए एफ डैश एक्स कौन सा आया अपने पास में, ये वाली वैल्यू आई है। जैसे ही आप 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करते हो, 2 से बड़े 5 पुट करो, जैसे ही 5 यहाँ रखोगे तो ये तो 5 पॉजिटिव है ही, ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। हमारे पास यहाँ पर 5 रखोगे, x की जगह क्या रखोगे 5, जैसे ही मैंने 5 यहाँ रखा तो 2 माइनस 5 मतलब -3, तो ये वाला जो वैल्यू देगा वो कैसे दे देगा, नेगेटिव वैल्यू दे देगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसे देगा, नेगेटिव। बात समझ में आई या नहीं है। आगे आ जाओ, 1 रख दो, जैसे ही 1 रखोगे तो वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, 1 क्यों रखा, क्योंकि इनके बीच का रख रहे हैं कोई ना कोई। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिक्टली है तो अपने पास में इनके ऊपर तो चेक करना ही नहीं है, और ऑप्शन में भी देख सकते हो इक्वल टू वाली कंडीशन है ही नहीं। आगे आ जाओ, जैसे ही आगे आएंगे तो देखो माइनस वाला कोई भी रख दो, इधर से माइनस का कोई भी मान रखते हो तो ये तो माइनस माइनस प्लस बना देगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखी, -2 रखा, तो 2 -2 ये तो प्लस बना देगा, लेकिन ये जो x दिख रहा है -2, ये हमेशा इस पूरे मान को कैसा बना देगा, नेगेटिव। जब ये इसे नेगेटिव बना देगा तो ये वाली वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। आएगा नहीं आएगा। अब आपको चेक क्या करना है, अब चेक करना है कि क्या कह रहा है फंक्शन में कि ये एक दिष्ट वर्धमान कब होगा, जब जो इसका डैश
आएगा वो क्या किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रहा है वो तो 0 से छोटा दे रहा है, यहाँ पर 0 से बड़ा दे रहा है, यहाँ पर भी क्या दे रहा है, 0 से छोटा। ओके, और किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो जो एफ डैश एक्स है इसकी जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होने की बात है तो ये 2 से तो बड़ा होना चाहिए, सॉरी 2 से छोटा होना चाहिए, और 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो किसकी मान रख रहे हैं, ये मान यहाँ पर एफ डैश एक्स के लिए चेक कर रहे हैं, लेकिन किसका, कब, जब एक्स का मान क्या रख रहे हैं, भाई यहाँ पर किसका मान रखा है, एक्स का ही तो मान रखा है। तो अपने को एक्स का मान क्या रखा वो देखिएगा भाई। इसका मतलब ये था कि जैसे ही एफ डैश एक्स यहाँ पर रखा तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी कब दे रहा था, जब एक्स का मान मैं ये पुट कर रहा था। तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा। या तो आप इसे ऐसा लिख दो या फिर हम इसे ओपन इंटरवल 0 to 2 भी लिख सकते हैं। तो ओपन इंटरवल 0 to 2 किधर है, ये वाला ऑप्शन। इधर कौन सा है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और करेंगे, 2-4 क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5 निम्न में से किस अंतराल में क्या है, वर्तमान है। वही बात है अपने पास में सॉल्यूशन। अब देखिए, यदि क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट डेरिवेटिव करके भी आप चेक कर सकते हो इनमें से, ठीक है, कि कौन सा वो अपने पास में सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं। डायरेक्ट कैसे करोगे, पहले इसका डेरिवेटिव करो। देखो मैं एक बार डायरेक्ट बता देता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो। जैसे ही डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो तो आप रख के देखो एक बार के लिए कि जैसे ही अपने पास में इसका डेरिवेटिव करते हैं तो एफ डैश एक्स आ रहा है वो क्या जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 6x माइनस क्या जाएगा 24, ऐसा आ गया। अब डायरेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, एक बार यहाँ का कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, एक बार यहाँ का कोई पॉइंट ले लो, ठीक है। यदि ये देखो इससे बड़ा इंटरवल ये है, हो सकता है कि इन दोनों इंटरवल में क्या आ रहा हो अपने पास में, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आ रहा हो। तो इनके बीच का कोई पॉइंट लो और इनके बीच का कोई पॉइंट लो। वो इंक्रीजिंग होने के लिए जरूरी है कि इससे क्या हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। पॉइंट लो इनके बीच का मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, -3 ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आप -3 लोगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 × 9 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया 18 माइनस 24। सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी। इसका मतलब ये बात सही है। अब यहां पर आ जाओ, 4 से बड़ा कोई भी ले लो 5 ऑप्शन। अभी तो देखो इस इंटरवल में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और इसमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया, इसमें भी हो गया। तो अभी तो ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो इंटरवल आ रहा है ये इससे एक्स्ट्रा है। तो हो सकता है कि इसमें भी अपने पास में क्या आ जाए, बड़ा आ जाए। जरूर नहीं कि आई, लेकिन आ भी जाए। यहां कोई पॉइंट रखो, 4 से बड़ा कोई पॉइंट रखो। जैसे ही 4 से बड़ा कोई पॉइंट रखोगे 5, ठीक है, मैं एक बार 5 रख के देख लेता हूं। जैसे ही आप 5 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 6 इंटू क्या होता है 5, और ये क्या हो गया 24। चेक करो एक बार, ये कितना हो गया 75 माइनस कितना हो गया 30 माइनस कितना हो गया 24। देखो ये 75 है और ये 54 है, तो आप 75 में 64 करोगे तो बड़ा ही आएगा, आगे नहीं आएगा। तो आपको ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा सिस्टमेटिक तरीके से क्रिटिकल पॉइंट निकालो फिर आंसर दो। अब देखो आपको पता है जब ये आंसर है तो ये भी होगा, इससे बड़ा ये है तो ये ज़्यादा सही होगा आंसर, ठीक है। जब ये इसमें सारी कंडीशन होल्ड हो गई तो इन दोनों को वैसे ही चेक नहीं करना, बात समझ में नहीं। यदि फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पर 0 रख के देखो, ये 0 ओके, और ये क्या हो गया -24। क्या -24 0 से बड़ा हो सकता है, सॉरी 0 से बड़ा हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता। तो अपने पास में ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगा। ये वापस से वही है, -∞ से 4 तक है, वापस से 0 पुट करोगे तो भी -24। इसका मतलब ना तो ये ऑप्शन सही है और ना तो ये ऑप्शन सही है, ना ये ऑप्शन सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट में -∞ से +∞ तक लेते हैं तो अपने पास में यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये है दी बेस्ट ऑप्शन है। कंपटीशन एग्जाम में आपको पूरा करके नहीं देखना है, आपको इस तरीके से आइडिया लगाना है और क्वेश्चन को कर देना है, ठीक है। देखिएगा, यदि आप पूरे तरीके से करना चाहते हो तो वो देख लो। क्रांतिक बिंदु निकालो सबसे पहले। जैसे ही आप क्रांतिक बिंदु निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जो एफ एक्स दे रखा है, ये क्या दे रखा है x⁻³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 24x प्लस क्या होगा 5, होगा कि नहीं होगा, ये हो गया। जैसे ही आपके पास में ये फंक्शन दे रखा है क्रांतिक बिंदु के लिए, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस क्या हो जाएगा
24। इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो क्या देखो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x और माइनस क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। कर दो फैक्टर, x², 4 दूनी क्या होता है 8 होता है, तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अपने पास में कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x को कॉमन ले लिया, x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, +2 कॉमन ले लोगे, x माइनस 4। ठीक है, क्लियरली दिख गया कि x की वैल्यू एक तो क्या आ रही है -2 आ रही है और एक क्या आ रही है 4 आ रही है। वही चीज़ अब आप एक तो ऐसी प्रोसेस करो, एक दूसरा अपने को ऑप्शन में ही दिए गए हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो अपन क्यों करें ऐसी प्रोसेस, यहाँ तक इतना टाइम क्यों लगाए, एग्जाम में वैसे ही नहीं होता हमारे पास में टाइम। तो क्या आ गया, x बराबर क्या हो गया -2 और 4 हो गया। देखो अब वही प्रोसेस है अपनी, कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। ये लाइन हो गई कहाँ से कहाँ तक, ये तो है हमारे पास इनफाइनाइट, ये है क्या -इनफाइनाइट। पॉइंट कौन से, ये हो गया -2, ये कौन सा हो गया 4। ठीक है, अब अपने पास में डैश किया था तो कौन सा आया था, ये वाला आया था। 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखोगे, 4 से बड़ी हमने 5 रख के देखी थी तो वैल्यू पॉजिटिव दे रहा था, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। आप एक चीज और भी देख सकते हो, यदि हमारे पास में ये जो पोलिनोमियल दे रखा है, ये पोलिनोमियल दे रखा है, इस पोलिनोमियल में जो सबसे ज्यादा घात आ रही है उसके आगे यदि प्लस का साइन है तो आप इस साइड से पॉजिटिव करते हुए आ सकते हो, पॉजिटिव फिर क्या नेगेटिव फिर क्या पॉजिटिव, ऐसा भी आप करते हुए आ सकते हो। वापस से समझ लो इस चीज को, यदि अगर सबसे ज्यादा घात में क्या दे रखा, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रिटिकल पॉइंट दे रखे हैं और ये दे रखा हो तो उधर से देखो आप डायरेक्ट, यदि इस मेथड से भी नहीं चेक करना चाहते, क्रिटिकल पॉइंट आ गया ऐसे दर्शा लिया -2 और 4, फिर आओ पोलिनोमियल है, बिल्कुल पोलिनोमियल दे रखा है, पोलिनोमियल में सबसे ज्यादा जो घात दे रखी है उसका मान क्या है, प्लस है, साइन कैसा है उसका प्लस, तो आप पॉजिटिव साइड से प्लस लगाओगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर प्लस लगाओगे, तो आप डायरेक्ट भी उत्तर दे सकते थे कि जो वर्धमान होगा वो वर्धमान कौन से इंटरवल में हो जाएगा, -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। तो आप ऐसा जो क्वेश्चन आता है उसमें पेन टेकने की जरूरत ही नहीं है, केवल ऐसी लाइन बनाओ। क्रिटिकल पॉइंट आपको ऑप्शंस में दिए हुए होंगे, पोलिनोमियल दे रखा हो तो यदि अगर ये घात प्लस की है तो इधर प्लस हो जाएगा, यदि ये घात माइनस, इसकी जो घात दे रखी है उसके आगे ये जो पोलिनोमियल का जो मान है ये पॉजिटिव की जगह क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। हाईएस्ट जो घात दे रखी है यदि उसके आगे माइनस का साइन होता तो मेरे पास में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर आप देख लो वर्धमान पूछ रहा है तो जो पॉजिटिव वाले हो जाएंगे, यदि ह्रासमान पूछ रहा है तो नेगेटिव वाले हो जाएंगे। कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब जो वर्धमान होगा वो वर्धमान कौन से इंटरवल में हो जाएगा, -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। सेम है यदि मैं बात करूँ कि ह्रासमान, यदि अगर मैं बात करना चाहूँ किसकी, ह्रासमान की, तो ह्रासमान में यहाँ लिख देता हूँ ह्रासमान। तो ह्रासमान कहाँ से कहाँ तक, जहाँ नेगेटिव देगा वो ह्रासमान, तो नेगेटिव कहाँ दे रहा है -2 4, तो ये तो ह्रासमान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चंस की अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी और शॉर्ट मेथड भी समझ में आ गया होगा कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट यहाँ से अपन कर सकते हैं, या ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन से निकाल सकते हैं, ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा हम आगे क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए चालू दूसरा माइक यार बहुत टाइम लगा है वो ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास में, फलन f(x) कुछ ऐसा दे दिया। इसके लिए जो कथन है ये आरपीएससी में पूछा गया था, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2000 जो अपने पास 10 वाली हुई थी उसमें अपने पास में पूछा गया था। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो मैंने शॉर्ट मेथड बताया, उससे करके देखो। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट देखो, ये क्लियरली दिख रहा है कि अपने पास में -1/2 तो इसने क्यों लिख दिया। क्रिटिकल पॉइंट जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं उनमें से कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट आ रहा होगा। तो देखो 0 0 0 -4/3 -4/3 -4/3, तो स्वाभाविक बात है कि आपके पास में 0 और -4/3 क्या है, इसके क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही डेरिवेटिव करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएंगे और दोनों के दोनों जो रूट होंगे वो अपने पास में यहाँ पर मिल रहे हैं। एक बार फिर भी यदि नहीं तो अपनी सांत्वना के लिए चेक कर लो। यदि चेक नहीं भी करते हो तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये क्रिटिकल पॉइंट बनाओ, उसका डेरिवेटिव, जैसे मैं शॉर्ट मेथड से एक बार बताता हूँ। देखो जैसे अपने पास में मैंने मान लिया कि ये
इनफाइनाइट। और ये क्या हो गया माइनस। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में हमारे पास में। और ये क्या हो गया 0 हो गया कि नहीं हो गया। यदि मैं ऐसा क्रिटिकल पॉइंट मानता हूँ, और स्वाभाविक बात तो ये जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, फिर भी हम करके देख लेंगे, लेकिन शॉर्ट कैसे करना है वो देखिएगा। ये हो गया। अब आप इसका एक बार डैश करो, ठीक है। डैश भी नहीं करते हो तो देखो कि अपने पास में ये इंटरवल आ गया, सबसे पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। जो सबसे ज्यादा घात दे रखी है उसके साथ में कैसा साइन है, प्लस का साइन है। इसका मतलब यहां पर भी जो नंबर आएंगे वो कैसा आएंगे, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, फिर ये पॉलिनोमियल है तो ये नेगेटिव, और ये क्या पॉजिटिव। अब देखो, अब अपने पास में यहां पर आ जाओ, ऑप्शन में आ जाओ, -4/3 से 0, -4/3 से 0 के बीच में कैसा आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ह्रासमान। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ह्रासमान। तो ये गलत है कि नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। इस ऑप्शन में ये तो क्रिटिकल पॉइंट हम नेगलेक्ट करके चले हैं। यहां पर आ जाओ, -4/3 से कहां तक, 0 के बीच में क्या, ह्रासमान। -4/3 से 0 के बीच में क्या, ह्रासमान। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं है। तो ये है बिल्कुल इजी तरीका, तो ये है कि देखते ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ऐसा नहीं तो आप इसका लंबा जो मेथड है वो करके देख लो। क्या दे रखा है, जो f(x) है वो हमारे पास में क्या है, x³ प्लस में क्या है 2x² - 1। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' किसके बराबर होता है, 0 के बराबर कर दो। 3x² प्लस में क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जैसे ही आप रखोगे तो ये तो x आ गया, और क्या हो जाएगा 3x प्लस में 4 = 0। तो जो x की वैल्यू निकल करके आई वो एक तो आ गया 0, और दूसरी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -4/3। क्या ये क्रिटिकल पॉइंट आए या नहीं आए। तो आपको देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब या तो ऐसे निकालो तो टाइम खराब कर दो, या डायरेक्ट आप आंसर टिक कर दो। ओके, ऐसी चीज, ये जो चीजें दी गई है 99% क्वेश्चंस में लागू होती ही हैं। तो अब मैं कहूंगा यदि भाई आपकी किस्मत ही खराब है तब बात अलग है, अदरवाइज डायरेक्ट ही करने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वैसे करने की कोशिश करिएगा उसे। ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखो वापस से लाइन ड्रॉ की, ये ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ये वाले क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब रख के देखो किससे, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कोई भी नंबर रख के देखो, 0 से बड़ा। मैं 3 रख के देखता हूँ, ये 3 रखोगे तो अपने पास में देखो ये f' है, f' ये है। इसमें जैसे ही आप f' में 0 से बड़ा 5 रख के देख रहे हो, तो जैसे ही 5 रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। आएगी नहीं आएगी, तो देखो क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉलिनोमियल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं तो देख लो फिर, यदि आप इनके बीच में रखते हो तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू 1 रख के देखो। जैसे ही आपके पास में इनके बीच की वैल्यू क्या रखोगे, -1, सॉरी 1 नहीं -1। जैसे ही आप -1 रखोगे तो ये तो 3 हो जाएगा, ये -1, तो ये वैल्यू कैसे दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। इससे छोटा आप कोई भी वैल्यू रख के देखो, इससे छोटी कोई भी वैल्यू -2 रख के देख लो, ठीक है। जैसे ही आप -2 रखोगे तो देखो f' में जैसे ही आप -2 रखोगे तो मान क्या आ जाएगा, 3 × 4 माइनस क्या है 4 इंटू क्या है -2। सोल्व करो, ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा -+8 हो जाएगा, तो कितना हो गया 20। ये भी हमें कर दिया तो क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ऑप्शन में आ जाओ। अब ऑप्शन में आओगे तो ये वर्तमान है क्या इस इंटरवल में, नहीं। नेगेटिव तो ह्रासमान दर्शाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस इंटरवल में, ह्रासमान हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा वो सही कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। या तो आप इस मेथड से कर सकते हो, या डायरेक्ट जैसा मैंने बताया वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस और करवाएंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है हमारे पास में, तो इसका क्वेश्चन और करवाएंगे, 4-5 क्वेश्चन और करवाएंगे, और वो क्वेश्चन करवाने के बाद में हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ी रफ्तार पकड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो हम लगातार डालते रहेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।